चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान तुलसी पे। मैं दीपक कुमार। आज आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा राष्ट्रपति। भाग 5 है। इस पहले भाग 4 मैंने पढ़ाया था। भाग 4 के कभी मैंने मौलिक कर्तव्य पढ़ा दिया था। तो आज भाग 5 संघ पढ़ाएंगे। जैसे भाग 5 संघ अनुच्छेद 52 से 151, अनुच्छेद 52 से 151। उसमें पहला है राष्ट्रपति। पहले पढ़ाएंगे राष्ट्रपति, जिसका अनुच्छेद 52 से 61 है। राष्ट्रपति का उल्लेख भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 161 तक है। राष्ट्रपति का उल्लेख भाग 5। प्रश्न एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि राष्ट्रपति का उल्लेख भाग कै में है। तो राष्ट्रपति का उल्लेख भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 61 तक है। राष्ट्रपति का उल्लेख भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 61 तक है। चलिए, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में दिया गया है। राष्ट्रपति का पद कितने में अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। मैं जब आपको विदेशी स्रोत पढ़ा रहा था, वहां पे पढ़ाया था कि राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। रायसीना की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। रायसीना की पहाड़ी कहाँ है? दिल्ली में। रायसीना की पहाड़ी कहाँ है? तो दिल्ली में। चलिए, राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियन तथा बेकर्ड ने बनवाया था। राष्ट्रपति भवन को किसने बनवाया था? एडविन लुटियन तथा बेकर्ड ने बनवाया था। राष्ट्रपति का उल्लेख भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 61 में है। भाग 5 संघ आता है, जिसका अनुच्छेद 52 से 151 तक है। उसी में राष्ट्रपति आता है। तो राष्ट्रपति का उल्लेख भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 61 तक किया गया है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद रखा गया है। प्रश्न ऐसा आ जाएगा एग्जाम में कि राष्ट्रपति का पद का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है? तो राष्ट्रपति का पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का पद का उल्लेख कितना में है? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद का उल्लेख है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति का पद कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से राष्ट्रपति का पद लिया गया है। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति भवन रायसीना के पहाड़ी पर स्थित है। रायसीना के पहाड़ी मतलब दिल्ली। रायसीना के पहाड़ी कहाँ है? तो दिल्ली। राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियन तथा बेकर्ड ने बनवाया था। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 53 में कहा गया कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। औपचारिक प्रधान होता है मतलब वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है अनुच्छेद 53 में। प्रश्न ऐसे आएगा कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में किया गया है। राष्ट्रपति, प्रश्न ऐसे आ जाएगा एग्जाम में कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो अनुच्छेद 53 में किया गया है। प्रश्न ऐसे आते हैं एग्जाम में कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आगे है अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। प्रश्न ऐसे आएंगे एग्जाम में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद कितना में है? राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया। पहला ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति का पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया। राष्ट्रपति का पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में किया गया है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद
1954 में किया गया है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है वो मैं आप लोग को बताऊंगा। चलिए, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक मंडलीय द्वारा होता है, एक मंडलीय द्वारा होता है। एकल मंडलीय द्वारा मतलब निर्वाचन मंडलीय द्वारा होता है। तो निर्वाचन मंडलीय का मतलब क्या होता है कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली तथा पुदुचेरी का विधानसभा सदस्य। देखिए, निर्वाचक मंडल का होता है कि राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, दिल्ली तथा पुदुचेरी के विधानसभा सदस्य के द्वारा एकल मंडलीय द्वारा होता है, जिसमें देखिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते, सिर्फ निर्वाचित सदस्य। जैसे यहां से देखिए, लोकसभा में और राज्यसभा मिलाकर टोटल 771 निर्वाचित सदस्य होते हैं। मतलब 700, 233 और 533, ये 266 या 71 के करीब होते हैं जो निर्वाचित होते हैं, मनोनीत को छोड़ करके। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में। समझ में आ रहा है? आगे, मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जो भी लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं, जैसे लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं, वही राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। वो लोकसभा के 2 जो एंग्लो इंडियन होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन और 12 व्यक्ति को जो राज्यसभा में मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। रह गई बात विधान परिषद का, तो विधान परिषद सिर्फ 7 राज्यों में ही है, सिर्फ 7 राज्यों में ही है, इसलिए विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, इसलिए विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। फिर से समझिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा तथा दिल्ली तथा पुदुचेरी के जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। फिर विधानसभा में जो मनोनीत सदस्य, विधानसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, तो विधानसभा में मनोनीत सदस्य विधानसभा में रहेंगे, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, आगे है राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय होता है। अनुपातिक पद्धति का मतलब होता है कि संसद, मतलब लोकसभा का सदस्य, अनुपातिक पद्धति का मतलब होता है, देखिए लोकसभा का सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, और यहां पे हो गया आपका विधानसभा। ठीक है, तो पूरे भारत में, मतलब पूरे भारत में लोकसभा और राज्यसभा को मिलाइए तो मतलब 245 आपको हो गया राज्यसभा, और लोकसभा 545 हो गया, तो टोटल हो गया 790 में 771 ऐसे निर्वाचित 771 निर्वाचित सदस्य रहते हैं, 771 निर्वाचित सदस्य रहते हैं भारत में, जो लोकसभा और राज्यसभा में, और बाकी मनोनीत किए जाते हैं। तो ये 771, लेकिन पूरे भारत में विधानसभा का 4110 लगभग अप्रॉक्स कुछ 4110 सदस्य हैं। तो इसमें तो अधिक वोट हो जाएंगे जो ये लोग वोट देंगे, तो इसी दोनों में अनुपातिक निकाला जाता है। तो इसी दोनों में विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा को मिला करके उसको
अनुपात में बांटा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अनुपातिक पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय होता है, अनुपातिक पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय होता है। राष्ट्रपति का मतदान अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का जो मतदान होता है अप्रत्यक्ष तथा गुप्त मतदान होता है। देखिए गुप्त का अब होता नहीं है, क्या है कि सबको पता हो जाता है कि कौन जीतने वाला है, किसको कौन वोट करने वाला है, तो बस कहने के लिए गुप्त होता है, बट गुप्त होता नहीं है। रह गया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में आप लोग समझिए कि क्या अंतर है। तो प्रत्यक्ष जो होता है, जो हम लोग जो जनता के द्वारा जिस सदस्य को प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, मतलब प्रत्यक्ष हम लोग जो जनता के द्वारा जो सदस्य चुना जाता है वो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होते हैं तो हम लोग उसको प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, क्योंकि जो जनता के द्वारा चुना जाता है। लेकिन जनता के द्वारा चुने गए सदस्य, जनता के द्वारा चुने गए सदस्य के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है तो उसे अप्रत्यक्ष तरीके से कहते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति का चुनाव जिसको हम सदस्य बना करके लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में भेजे हैं, मतलब जो जनता भेजी है लोकसभा में, राज्यसभा में, जिस सदस्य को चुन करके वो सदस्य राष्ट्रपति को चुनाव में भाग लेते हैं तो उसको अप्रत्यक्ष कहते हैं। और अगर लोकसभा और विधानसभा का सदस्य को हम लोग चुनते हैं, मतलब जनता चुनती है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है। तो राष्ट्रपति का मतदान अप्रत्यक्ष तथा गुप्त मतदान होता है। समझ में आ गया होगा अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है, जो हम लोग चुन करके भेजते हैं, मतलब जो जनता चुनती है, जनता के चुनी हुई सरकार को प्रत्यक्ष कहते हैं। लेकिन जनता के चुने हुए सदस्य से जो सरकार का गठन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो अप्रत्यक्ष मतदान समझ में हो गया। तो राष्ट्रपति का मतदान जो होता है अप्रत्यक्ष तथा गुप्त मतदान होता है। यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य होगा तो वह मतदान नहीं करेगा। जैसे देखिए बिहार में जो है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, वो विधानसभा का सदस्य नहीं है, वो विधान परिषद का सदस्य है। तो नीतीश कुमार क्या करेंगे, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो विधानसभा का सदस्य नहीं है, वो विधान परिषद का सदस्य है। तो मैंने यहाँ पे क्या पॉइंट किया है कि मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषद का जो सदस्य है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। समझ में आ गया। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या है, वो विधान परिषद का सदस्य, इसीलिए विधान परिषद का जो सदस्य है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। समझ में आ गया। कौन कौन भाग लेंगे, तो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली तथा पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, जिसको राज्यपाल मनोनीत करेंगे जिस विधानसभा में, वो भाग नहीं लेगा। क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन को राज्यपाल विधानसभा में मनोनीत करता है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है। चलिए आगे है अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति का कोटा। अनुच्छेद 55 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति का कोटा। अनुच्छेद 55 में क्या कहा गया, राष्ट्रपति का कोटा। और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कब से, जब राष्ट्रपति शपथ ले ले तब से। जिस दिन राष्ट्रपति शपथ लेंगे तब से लेकर के 5 साल का कार्यकाल राष्ट्रपति का होता है। यदि 5 वर्ष से पहले पद खाली होगा तो कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति या न्यायाधीश आएंगे। अगर 5 वर्ष से पहले किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो त्याग पत्र दे देते हैं या उस पर महाभियोग लगाया जाता है तो उसके जगह पे राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति रहेंगे, नहीं तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मतलब हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे वो राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे, वो आएंगे। राष्ट्रपति के खाली पद को 6 माह के अंदर भरना पड़ता है, 6 माह में भरना होता है। अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है तो उसके जगह पे अगर उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बनते हैं तो 6 महीना के अंदर फिर से चुनाव कराना होता है। मतलब 6 महीना के अंदर अनिवार्य रूप से ही चुनाव करवाना होता है। यहाँ प्रश्न ऐसे एग्जाम में आते हैं
कि राष्ट्रपति के खाली पद को कितने दिनों के अंदर भरा जाता है? कम से कम तो 6 माह के अंदर। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसके स्थान पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन आएंगे? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे। चलिए आगे है, नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है, न कि बचे कार्यकाल के लिए। अब यहां समझिए, अगर 2 साल अगर कोई राष्ट्रपति बना, 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, या वो त्याग पत्र दे देते हैं या उन पे महाभियोग लगाकर हटा दिया जाता है, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश आएंगे। उसके बाद जब 6 महीना के अंदर चुनाव संपन्न हो जाता है, जब 6 महीना के अंदर चुनाव संपन्न हो जाएगा और नया राष्ट्रपति आएंगे, तो जब वो शपथ लेंगे उनसे, उसके बाद वह 5 वर्ष तक रहेंगे, न कि 2 साल वो कर लिए सिर्फ 3 साल के लिए नहीं आएंगे। जब ये राष्ट्रपति नया राष्ट्रपति बनेंगे तो शपथ से पूरा 5 वर्ष तक के लिए ही आएंगे, पूरा 5 वर्ष तक के लिए राष्ट्रपति बनेंगे। आ रहा है समझ में कि नया राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए आता है, ना कि बचे कार्यकाल के लिए। जब राष्ट्रपति मतलब 2 साल बाद हटा दिए जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, उसके जगह पे जब नया राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जब नया राष्ट्रपति बनते हैं, तो उसी दिन से पूरे 5 वर्षों के लिए आएंगे, न कि ये कि वो 2 साल हो गया है और ये 3 साल के लिए ही आएंगे। नहीं, जब ये नया राष्ट्रपति बनेंगे तो ये पूरे उस दिन से, जिस दिन से ये शपथ लेंगे, उस दिन से 5 वर्ष तक के लिए ये राष्ट्रपति बने रहेंगे। ऐसा लोकसभा और राज्यसभा में नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य अगर 2 साल में मृत्यु हो जाती है और फिर वहाँ से उपचुनाव कराया जाता है, वहाँ पे फिर उपचुनाव कराया जाता है, तो वहाँ जो लोकसभा का सदस्य मतलब संसद जो निर्वाचित होते हैं वो सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति पूरा 5 साल के लिए आएंगे। आया समझ में? आगे है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में एक ही व्यक्ति दोबारा या मतलब एक से अधिक बार दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, या एक से अधिक बार मतलब दोबारा या 2 से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। 2 से अधिक बार या कितनी भी बार, यहाँ पे आप लिख सकते हैं या कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारत में ये नियम है कि एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इसको कहते हैं मतलब नवनिर्वाचित, इसको नवनिर्वाचित नहीं कहते। एक ही व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं, मतलब 1 से अधिक बार, 2 से अधिक बार, कितनी भी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 57 में यह कहा गया है कि एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। जैसे अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, 2 से ज़्यादा राष्ट्रपति, 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते। जैसे बराक ओबामा लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़े थे, क्योंकि वहाँ के संविधान में लिखा गया है कि एक व्यक्ति अधिकतम 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये रहा राष्ट्रपति से प्रश्न कैसे आते हैं, उम्मीद करते हैं एक भी प्रश्न नहीं छूटने देंगे। तो राष्ट्रपति से प्रश्न यहाँ से आते हैं कि राष्ट्रपति का पद का उल्लेख अनुच्छेद कितने में है? तो राष्ट्रपति का पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है, अनुच्छेद 52 में है। आगे राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद कितने में है? तो अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में है। आगे है, देखिए राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो प्रश्न ऐसे आते हैं कि देखिए हर वीडियो में मैं बताता हूं कि कभी भी आप एग्जाम देने जाते हैं, जब भी आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देने जाते हैं, तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए और उसको समझिए कि बोल क्या रहा है, नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस में आप गलत आंसर दे करके आ जाते हैं। तो क्या बोलता है प्रश्न? ऐसे आ गया कि राष्ट्रपति मतलब कौन, निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है? तो निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है? आप तो यहाँ राष्ट्रपति में पढ़ के गए हैं कि
कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। तो आप राष्ट्रपति मार के, याद नहीं रहता है लेकिन समझना वाली बात है, मतलब क्वेश्चन अच्छे से समझना कि एग्जाम में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। तो निम्नलिखित में से कौन वास्तविक प्रधान अगर पूछे तो प्रधानमंत्री, अगर औपचारिक प्रधान पूछे तो राष्ट्रपति होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल मंडलीय द्वारा होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब प्रश्न ऐसे आएंगे कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे। अब आपके ऑप्शन रहेंगे राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य। लोकसभा, राज्यसभा और मनोनीत सदस्य। फिर ऑप्शन रहेंगे मनोनीत सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, लोकसभा सदस्य। लेकिन वहां आपको समझना होगा, वहां आपको अच्छे तरीका से पढ़ना होगा ऑप्शन, कि पहले ऑप्शन पढ़ने से पहले आप अपने माइंड में आंसर एक बार रिपीट करना पड़ेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि मनोनीत सदस्य। आपको ऑप्शन में ऐसे भी दे दिया जाएगा कि लोकसभा के मनोनीत सदस्य, तो नहीं, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य, मतलब जो हम लोग निर्वाचित। मनोनीत का मतलब क्या होता है कि उसको हम लोग वोट नहीं देते, राष्ट्रपति सीधा उसको चुन लेते हैं कि हाँ चलिए आप लोकसभा के सदस्य हो गए, चलिए आप शपथ ग्रहण कीजिए। तो मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य। समझ में आ रहा है। और याद रहे, मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। दूसरा नॉर्मल एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीका से होता है, अप्रत्यक्ष तथा गुप्त मतदान होता है। आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी पूछ देंगे कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव में मुख्यमंत्री भाग लेंगे। ऑप्शन, यदि वो विधान परिषद के सदस्य हो तो, यदि वो विधानसभा के सदस्य हो तो, यदि वो विधानसभा के मनोनीत सदस्य हो तो, ऐसे। तो क्या लिखेंगे, नहीं, यदि वो विधानसभा के सदस्य हो तो मुख्यमंत्री राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेंगे। हम आपको पढ़ाते हैं, साथ में क्वेश्चन भी क्लियर करते हैं, प्रश्न भी क्लियर करते जाते हैं, ताकि आप ऐसे प्रश्न यहां सुन लीजिए, ताकि क्लास में ताकि आपके एग्जाम में, जब एग्जाम हॉल में आप बैठे रहे तो आपको इस तरीका का प्रश्न आएगा तो आप उस समय कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि आपको पता होगा कि सर यहाँ पे बताए थे कि किस तरीका से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरीका से पहले प्रश्न को डील करना है। समझ में आ रहा है मेरी बातों को। चलिए, ये रहा। उसके बाद आपको प्रश्न आता है कि अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 56 में किया गया। अब यहाँ पे मैं आगे शपथ पढ़ाऊंगा, अभी तो ये राष्ट्रपति का एक पार्ट है, पार्ट 1 हुआ है, एक पार्ट और राष्ट्रपति का पढ़ाई होगा, मतलब 2 पार्ट में राष्ट्रपति को मैंने विभाजित किया, क्योंकि राष्ट्रपति का चैप्टर कुछ थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, आगे प्रश्न आपको आएगा कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं, या राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करता है। देखिए प्रश्न फिर से मेरी बातों को समझिए और अच्छे से प्रश्न समझिए। ठीक है, प्रश्न ऐसे आता है कि यदि राष्ट्रपति के पद खाली हो जाए या राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन आएगा। आपका ऑप्शन रहेगा उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल। अब देखिए 5 ऑप्शन दे दिए, उसमें से आप न्यायाधीश हटा लीजिए। उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो क्या मारेंगे, उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहे, मुख्य न्यायाधीश रहे तो क्या मारेंगे, मुख्य न्यायाधीश। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन आएगा, तो राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश ही आएंगे। चलिए, उसके बाद राष्ट्रपति के खाली पद को कितने माह में भरना होता है, तो 6 माह में भरना होता है। ऐसे प्रश्न आते हैं। कभी कभी तो ऐसे प्रश्न देते हैं कि यदि
राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देते हैं तो राष्ट्रपति का दोबारा चुनाव कराया जाता है, तो जो राष्ट्रपति नए बन के आते हैं, जो राष्ट्रपति नव निर्वाचित होते हैं मतलब नए बन के आते हैं, तो वो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो आपका ऑप्शन रहेगा कि बचे हुए कार्यकाल के जिस दिन से शपथ लिए उस दिन से 5 वर्ष का, इनमें से कोई नहीं, एक और ऑप्शन दे देगा। तो आप क्या मारेंगे? नहीं, जिस दिन से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति आएंगे उस दिन से 5 साल तक, मतलब नया राष्ट्रपति पूरे 5 वर्षों के लिए आता है, न कि बचे कार्यकाल के लिए। कितना कंफ्यूज होकर के क्या मारेंगे कि चलिए नव जो पुराने राष्ट्रपति थे वो तो त्याग पत्र दे दिए 2 साल बाद, तो वो तो बाकी बात, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो 5 वर्ष का ही राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो जब 5 वर्ष का कार्यकाल होता है जिसमें से 2 साल तो वो बनकर के त्याग पत्र देकर के चले गए, तो बचे हुए 3 साल तो 3 साल के लिए नए राष्ट्रपति आएंगे। नहीं मेरे भाई, नए राष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के लिए आएंगे। आया समझ में? तो ऐसे प्रश्न आते हैं। एक ही व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है या एक ही व्यक्ति, मतलब भारत में संविधान में है कि एक राष्ट्रपति, एक ही व्यक्ति जितना बार चाहे उतना बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। अमेरिका में संविधान नहीं है, अमेरिका में सिर्फ 2 ही बार एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये रहा राष्ट्रपति। उम्मीद करते राष्ट्रपति से आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये आज राष्ट्रपति का पार्ट 1 था। सेकेंड पार्ट फिर नेक्स्ट वीडियो में चलाया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने कॉपी में नोटबुक बना लीजिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपको कहीं से एग्जाम में पूछे तो आप समझ जाइएगा और अच्छे तरीक़े से समझ जाइएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा राष्ट्रपति। तो अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, उनको भी बोलिए पढ़ने के लिए और अभी से भी भिड़ जाइए। हम तो बार बार कर रहे हैं कि आप वैकेंसी का इंतज़ार नहीं कीजिए, आप अभी से लग जाइए। आपकी तैयारी ऐसी होगी कि किसी से आप कम नहीं रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।